हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। इस क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर HPTGT कमीशन एग्जाम। जैसे कि हम सभी को पता है HPTGT कमीशन एग्जाम बहुत ही जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आउट होने वाली है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका कंडक्ट हो चुका है, अब बारी है HPTGT कमीशन एग्जाम की। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आज आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी आपके साथ कि किस तरीके से आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएं और सही आंसर आप टिक करके आए वहां पे। तो इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, किस लेवल तक जो है वो हमने यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करना है। अब ये क्यों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा डर लगता है। उनके मन में एक फोबिया है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें रटनी पड़ती हैं, क्रैमिंग करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शंस है। अगर जैसे आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर देखोगे, वहां पे जब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हमें वहां पे बहुत सारे रिएक्शंस और फॉर्मूलाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वहां पे सारी चीजें जो है वो आपको रट्टा ही मारना है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब आप उन्हें एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक जो पार्ट है वो हमारा आ जाता है कंसेप्चुअल पार्ट में, और एक पार्ट हमारा ऐसे आता है जिसमें हमें थोड़े से कंसेप्ट्स को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, उन्हें याद करना पड़ता है। अब देखो केमिस्ट्री है तो कुछ चीजें तो दिमाग में होनी चाहिए, तभी आप उन चीजों को आगे अप्लाई कर पाओगे। So in this video we will discuss about how to approach inorganic chemistry for HPTGT commission exam. So let's see. जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपकी कि किस तरीके से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, तो मैं सबसे पहले आपको कहूंगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस प्रॉपर तरीके से आप देख लें, एक बार उसको खुद से भी एनालाइज करने का ट्राई करें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी साथ में जरूर देखने हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस लेवल के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, इसी तरीके से सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नाम लूंगी पीरियोडिक टेबल का। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो HPTGT है या चाहे वो कोई और भी एग्जाम है, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जहां पे हम डिफरेंट चीजें ब्लॉक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। तो मैं कहूंगी एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल हो गया, इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। मेटलर्जी से हर साल एक क्वेश्चन तो आपका देखने को मिलता ही है। एंड द लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अल्टरनेटिवली ये चलता है, हो सकता है कि किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए और अगले वाले में ये ना पूछा जाए। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है ये थोड़ा डाउट में रहती है कि क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, बट सिंपल क्वेश्चन जो है वो यहाँ से भी आपके पास देखने को मिलता है। अभी हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है उसके अंदर आपने कौन से सब टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। अगर मैं HPTGT एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके 8 to 10 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर आप 2018 वाला पेपर देखोगे या 2020 वाला पेपर देखोगे तो वहां पे आप पाओगे कि अप्रॉक्सीमेट 8 to 10 क्वेश्चंस आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से देखने को मिलते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द NCERTs। NCERT के बाहर से इनऑर्गेनिक नहीं पूछी जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि किस तरीके से हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा चीजों को क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि आप पहले सिलेबस से एक बार गो थ्रू हो जाओ। जैसे मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है कि जैसे कंसेप्ट
एक साइड लिखो कंसेप्ट वाला पार्ट और एक साइड लिखो जो आपको जिस पार्ट को क्या करना है, क्रेमिंग करनी है, मतलब कि आपको उस चीज को रटना मारना है, रट्टा भी नहीं मारना, मतलब बस चीजों को याद रखना है आपने। तो जैसे इसमें आपके पास हो जाएगा पीरियोडिक टेबल है, और अगर आप पीरियोडिक टेबल में एक बार ट्रेंड्स को अच्छे से सीख लोगे, कंसेप्ट प्रॉपर कर लोगे, तो आपकी वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसी तरीके से जब आप ब्लॉक्स के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी होंगी। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि ब्लॉक्स को जो है वहां पे आप थोड़ा सा क्रेमिंग जो है वो वहां पे कर सकते हो। और यहाँ पे क्या है, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। तो केमिकल बॉन्डिंग में भी क्या होता है, आपको कंसेप्ट सीखने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे थ्योरीज होती हैं, तो यहाँ पे ये चीजें जो है वो आपको सीखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से मेटलर्जी आ गया। मेटलर्जी में अगर आपको प्रोसेस का पता है कि कौन सी, जैसे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है या जोन रिफाइनिंग है या इलेक्ट्रोलिसिस है, तो वहां पे पहले कंसेप्ट सीखना होगा, ये चीजें देखनी होगी कि कौन कौन से केमिकल्स के लिए, कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए आप कौन सा जो प्रोसेस है वो आप यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, एंड द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री दैट इज बेस्ड अपॉन द कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब आप एक बार इन सभी चीजों को, मतलब वन बाय वन आप एक एक टॉपिक को पढ़ लोगे, जैसे फजान्स रूल है, अगर जब तक आपको पता ही नहीं है फजान रूल होता क्या है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, फजान रूल के बारे में भी पता नहीं है, तो उसकी जो एक्सेप्शन है वो भी याद नहीं रहेगी। सो सबसे पहला पार्ट होता है कंसेप्ट वाले पार्ट को दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखो। देन अगर उसमें कोई एक्सेप्शन है, कोई चीजें ऐसी आ रही हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो वहां पे आप कुछ चीजों को दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन देख के हमें वो चीजें डायरेक्ट कभी कभी क्या होती हैं, समझ में आ जाती हैं। सो दिस इज अबाउट कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएट करो चीजों को। उसके बाद हमें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक। तो जैसे कि जो लोग हमसे कोर्स परचेज किया हुआ है जिन्होंने, उनके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहां से भी वो नोट्स बना सकते हैं। और अदरवाइज अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी की बुक पकड़िए, वहां से जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करिए। तो इससे आपको क्या होगा, हेल्प होगी, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। उससे खुद लिखेंगे तो पता होगा कौन सी चीजें आपने कहाँ लिखी हैं, किस फॉर्म में लिखी हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप खुद लिखते हैं ना, तो वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं और हमें वो चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहती हैं। इसलिए कहते हैं कि बार बार लिखने से चीजें क्या रहती हैं, हमें याद रहती हैं, ठीक। और इसी तरीके से जब डिफरेंशिएट कर लिया, नोट्स बना लिए, तो उसके बाद क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो उन नोट्स की आपने क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि आप जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया होगा तो वहां पे सब चीजें जीरो हो जाती हैं। क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आप जितनी बार एक अपने ही बनाए हुए नोट्स को आप जितनी बार पढ़ोगे ना, आपको उनमें कोई नई चीज ही देखने को मिलेगी। एक नई चीज जो है वो हमारी मेमोरी में वहां पे क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हाउ टू स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, कंसेप्ट्स को देखो कि कंसेप्ट कौन कौन सा करना है, फिर जो है वो क्रेमिंग वाले पार्ट पे आप जाएंगे, देन आप अपने नोट्स बनाएंगे और नोट्स के बाद उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, ठीक। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं व्हाट टू स्टडी, कि हमने किस टॉपिक में क्या चीजें स्टडी करनी है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पे पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपने लॉज के बारे में पढ़ना है। जितने भी लॉज जो है वो एक पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए दिए गए थे, चाहे वो डोबनियर ट्रेड्स थे, चाहे वो न्यूलैंड थे, चाहे वो मेंडलीव थे या हेनरी मॉजले थे, तो जितने भी लॉज हैं जो पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेस्ड हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से अरेंज किया गया है, कहाँ पे मेटल्स हैं, कहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, कहाँ पे मेटलॉइड्स हैं, कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है, इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। और लास्ट में आपके आते हैं ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वैलेंसी हो गया, या फिर आपका साइज आ गया, जब आप ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आ गए या रिड्यूसिंग एजेंट्स आ गए, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका आ गया, देन आपके पास आ गया शील्डिंग इफेक्ट आ गया, ठीक। तो जब ये छोटी छोटी चीजें आप बिल्कुल क्लियर कर लोगे अपने माइंड में, बेसिक्स आपके क्लियर होंगे, तो वहां पे आप आराम से आगे चीजों को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ट्रेंड्स का मतलब है अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप, चीजें किस तरीके से इंक्रीज कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल में। और मैं कहूंगी कि एचपीटीजीटी में मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो इसी चैप्टर को दी जाती है,
ठीक, तो जब आपकी ये चीजें हो जाती हैं उसके बाद आप जाएंगे ब्लॉक्स के ऊपर, और ब्लॉक्स में जो भी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक है, वहां पे जो पहला क्वेश्चन है वो जिसके भी ऑक्सो एसिड्स हैं या फिर हाइड्रो एसिड्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सल्फर के हाइड्रो एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, इनके फॉर्मूला से रिलेटेड या फिर इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। सो आई मस्ट से दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शन से, हालांकि अभी तक इतने क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ किसी भी कंपाउंड की अगर कोई एप्लीकेशन है तो वो आप जरूर करके जाएं कि अगर कोई स्पेशल कंपाउंड है, वो किसी स्पेशल चीज के लिए यूज हो रहा है, तो वो हम पक्का वहां पे देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे जो डी एंड एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो डी एंड एफ ब्लॉक से एक बहुत फेमस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप पक्का करके जाएं कि किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहां पे कौन सी चीजें जो है वो लाई करेंगी। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। और पीरियोडिक टेबल में हो सके तो एटॉमिक नंबर्स को थोड़ा याद रख लो। कुछ कुछ एटॉमिक नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पीरियोडिक टेबल पूरा आपको याद होना चाहिए, बट फिर भी 1 से लेके 30 तक तो जो है वो डेफिनेटली आपको चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम रेजोनेंस, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, इन सब चीजों को स्टडी करते हैं। साथ में हम यहाँ पे पढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर हो गया, देन ऑक्टेट रूल हो गया। ऑक्टेट रूल के बाद आप आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। जब कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे हम कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में स्टडी करते हैं। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज आपकी आ गई वीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट आ गई आपकी वस्पर थ्योरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वस्पर थ्योरी के बाद आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड लास्ट में आपके पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैं यहाँ पे बोलूंगी कि वस्पर थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हर साल यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके पास देखने को मिला है। सो इन थ्योरीज को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। बाकी सारा क्या है, एक बार रीड करने वाला पार्ट है, बट दिस एंड दिस इज व्हाट कंसेप्चुअल पार्ट है। जब तक आपको पता नहीं है कि थ्योरी किस तरीके से करनी है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो इसी तरीके से ये वो टॉपिक है जो आपको हर हाल में एग्जाम में करके जाने हैं, क्योंकि मैंने इतनी एनालाइज तो कर लिया है पेपर को। सारे क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो डिटेल में यूट्यूब के ऊपर उनकी वीडियोस डल चुकी हैं, तो अगर आप वहां पे भी क्वेश्चंस को देखोगे ना तो सेम ट्रेंड में क्वेश्चन चलते हैं। जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है, ट्रेंड के ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, चाहे वो ट्रेंड्स के फॉर्म में पूछ लें या फिर वो डायरेक्ट पूछ लें। ठीक, तो इन चीजों को आपने क्या रखना है, दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेटलर्जी के बारे में, तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे ओर्स के बारे में पता होनी चाहिए, और कुछ टर्म्स हैं जैसे आपका हो गया कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के बाद आपका हो गया रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद आपका हो गया स्मेल्टिंग, जिसमें आप रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। ठीक है, स्मेल्टिंग हो गया, देन ड्रेसिंग हो गया, एंड देन जितनी भी आपके मेथड्स हैं जिनको हम यूज करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, देन आपका आ गया फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन किस तरीके से आता है, वो कोई भी आपको एलिमेंट दे देंगे और पूछा होगा कि इसको आप प्योरीफाई जो है वो किस मेथड से करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गया, या तो एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे, प्योरिफिकेशन में आपके पास आ जाएंगे, डिस्टिलेशन का यूज करोगे, क्रोमेटोग्राफी का यूज करोगे, तो वहां पे वो डिफरेंट चीजें होती हैं। देखो इस चैप्टर के ऊपर ऐसा है कि आपको इसको एक बार स्टडी करना है बस। अगर आप इसको एक बार स्टडी कर लोगे ना अच्छे से, तो दिमाग में चीजें जाएंगी कि हाँ हमने ये चीज यहाँ पे पढ़ी थी, तो इससे क्या होगा, आपको हेल्प होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ से देखने को मिलता है, एंड दैट इज वेरी मतलब वो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि जैसे उन्होंने ये पूछ लिया कि सिल्वर
नंबर की एक्सट्रैक्शन के लिए आप किस मेथड का यूज करेंगे, या फिर आपको कलर्स को अलग अलग करना है तो अब वहां पे आप मेटलर्जी में किस प्योरिफिकेशन मेथड का वहां पे यूज करोगे, तो क्रोमेटोग्राफी का यूज करेंगे। तो इस तरीके से मेटलर्जी चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, तो यहां से जो अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो IUPAC नेमिंग के ऊपर पूछा गया है। IUPAC नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स, इट इज नॉट ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया होता है, उसकी आप IUPAC नेमिंग कैसे करोगे, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। या फिर यहां से क्वेश्चन आता है आइसोमर्स के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन है जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के ऊपर पूछा जाता है, हालांकि अभी तक यहां से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है अगर पिछले पेपर्स को देखें, बट यहां पे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बात करूं कि कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक तो हो गया नेमिंग और दूसरा हो गया हाइब्रिडाइजेशन, जहां से क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, शेप के ऊपर, ज्योमेट्री के ऊपर, बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो यहां से देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज हाइब्रिडाइजेशन, सो कीप इट इन माइंड, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से IUPAC नेमिंग, किस तरीके से हम कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, एंड हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपने डेफिनेटली वहां पे करके जानी है, जहां पे आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन सभी के बारे में आप वहां पे क्या करते हो, स्टडी करते हो। सो दीज 4 चैप्टर्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमने कौन कौन सी चीजें करनी है। और इसमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान में रखनी है, जो आपका पीरियोडिक टेबल है, जहां पे आप ब्लॉक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो, दैट इज द फर्स्ट चैप्टर जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। देन केमिकल बॉन्डिंग, देन आपका मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप जा सकते हो, ठीक। सो नाउ द नेक्स्ट इज वेयर डू वी स्टडी नाउ, कि अब हमने ये तो देख लिया कि भाई ये चैप्टर्स हैं और हमने ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं, बट द फर्स्ट क्वेश्चन इज पढ़ना कहां से है और कितना पढ़ना है। मैं ये कहूंगी कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर हम नीट का या JEE लेवल का एग्जाम भी देते हैं तो वहां पे भी 80 to 90% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी NCERT से ही आती है। मैं यहाँ पे भी आपको ये बोलूंगी, जस्ट फॉलो द NCERTs, और इतना पढ़ना है NCERTs को कि एक बार तो पढ़नी है, बट इतना ट्राई कर लो कि एटलीस्ट 2 बार तो आप उसको पढ़ के जाओ, और पेपर से पहले भी एक बार आप उसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो, क्योंकि NCERT से बाहर से इसमें HPTGT में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। इवन जो हमारी रेफरेंसेस बुक्स हैं, जैसे मॉडर्न है, दिनेश है, या फिर ICSE बोर्ड्स की बुक्स हैं, अगर उनमें कोई चीज स्पेशल भी दी गई है तो वो अगर हमारी NCERTs में मेंशन है तो क्वेश्चन जो है वो NCERT से ही आएगा। इससे बड़ी बुक कोई भी नहीं है, कुछ भी फॉलो कर लो, लेकिन सबसे पहले NCERTs में क्या करो, कंसेप्ट्स क्लियर करो। जब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे फिर उसके नोट्स बनाओ, उन्हें लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी फिर क्या करो, कंसेप्ट को अप्लाई करो। जब कंसेप्ट अप्लाई हो जाएंगे ना तो क्वेश्चंस भी खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। एंड दिस इज द टेक्निक। टेक्निक सिर्फ इतनी ही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने की, बुक खोलनी पड़ेगी, NCERTs पढ़ो, वहां पे हर एक कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से स्टडी करो, उनके नोट्स बनाओ, फिर उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करो, तब आपके पास क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम अभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। तो एक तो हो गया NCERTs, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ के जाने हैं। आप जितने भी टॉपर्स का इंटरव्यू देखोगे आप वहां पे पाओगे कि वो लोग कहते हैं कि हमने जो पिछले साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको बार बार जो है वो सॉल्व किया है, या मॉक टेस्ट अगर आपके पास हैं तो आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है कि हाँ हमसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो पा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से पढ़नी है तो इसका एक निचोड़ मैं ये निकालूंगी कि NCERTs पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, और मॉक टेस्ट दो। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है, आप आसानी से जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ये जस्ट फॉर आपकी एनालिसिस के लिए थे कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि पीरियोडिक टेबल या फिर ब्लॉक एलिमेंट से आपको देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक कि ये चीज तो क्लियर होगी कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो वो चीज क्लियर है आपकी कि 4 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, और नेक्स्ट मैंने ये कहा कि सिर्फ NCERTs पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, आप अच्छे से जो है वो उन चीजों को सॉल्व कर पाओगे। इफ
नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 2018 में क्वेश्चन आया था कि जहां पे उन्होंने पूछा हुआ था कि इसमें से कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो हम जो है वो इसे पीरियोडिक टेबल में भी स्टडी करते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जहां पे आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या था, बोथ ए एंड सी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 11 -1 10, 12 - 2 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी आपको कितने देखने को मिलेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। सो आई कैन से कि जहां पे भी सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वहां पे क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपके पास देखने को मिलती हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं अगले वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से पीरियोडिक टेबल से ये क्वेश्चन आया, ट्रेंड्स के ऊपर जो है ये क्वेश्चन स्पेशली पूछा गया है। इसीलिए मैंने कहा था कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को ही होनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि जो ब्लॉक एलिमेंट्स में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पी ब्लॉक में बहुत सारी रिएक्शंस हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, एक बार पढ़ लो, फिर नहीं हो पा रहा है फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, इनफ है। मतलब इतना तो होगा कि एटलीस्ट अगर क्वेश्चन देखोगे तो दिमाग में चीजें स्ट्राइक तो होंगी कि हाँ यार कहीं तो पढ़ा था। फिर क्या होता है, आप कंसेप्ट को अप्लाई कर पाते हो वहां पे। जैसे ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम सभी को इसका आंसर पता है कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है तो क्लोरीन में लगती है। और हम बार बार इस चीज को पढ़ते भी हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा क्लोरीन की है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की है। कोई यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी। और जब हम इस पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर को पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसी का एग्जांपल देते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि बेसिक एनसीईआरटी से ही लाइन उठाई गई है और वहीं से जो क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये सारे 2018 के ही क्वेश्चंस चल रहे हैं, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बेस। तो जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे क्या होता है, एस ब्लॉक, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास पी ब्लॉक, यहाँ पे क्या होते हैं मेटल्स, यहाँ पे क्या होते हैं नॉन मेटल्स जो है वो हमारे रहते हैं। मेटल्स जब भी ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं तो वो किस नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। और नॉन मेटल्स जो हैं वो किस नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर के होते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे वो बोल रहा है वीकेस्ट बेस कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएगा वो वीकेस्ट बेस होगा, क्योंकि वहां पे उनकी एसिडिटी देखने को मिलती है। तो सोडियम क्या है, मेटल है, ये स्ट्रॉन्ग क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। कैल्शियम कहाँ आता है, वो भी इधर ही आता है। तो यहाँ पे चीजें कैसी होंगी, यहाँ पे भी वे बेस बनाएंगे। पोटाशियम क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एक बेस बनाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेटल है तो अच्छा खासा बेस बनाएगा। अब देखो नाइट्रोजन है वहां पे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन का होता है नॉन मेटल्स में होता है, तो वहां पे वो चीज क्या होगी, वीकेस्ट बेस होगी। इसीलिए यहाँ पे सही आंसर आपके पास क्या है, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स। ठीक, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन था, इसे मैं कहूंगी दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हम हर एलिमेंट की, या एस और पी ब्लॉक में जो है वो हर एलिमेंट की यहाँ पे हम निकालते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी पूछी गई है, क्रोमियम की पूछी गई है, तो कितनी हो जाएगी, +2 + 2x -14 = 0 एंड 2x = 12 एंड x = कितना आ जाएगा हमारे पास +6। तो यहाँ पे सही आंसर हमारे पास यही रहेगा। और जहां तक मुझे लगता है कि आप सभी को भी पता होगा कि जब हम एस ब्लॉक या पी ब्लॉक के बारे में वहां पे स्टडी करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट के ट्रेंड के बारे में भी हम वहां पे पढ़ते हैं। और वहां पे अगर आपके ऑक्सो एसिड्स हैं या फिर आपके हाइड्रो एसिड्स हैं तो वहां पर भी आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक कंसेप्ट है। जब तक आपको नहीं पता है कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, आप वहां पे क्वेश्चन को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रट्टा नहीं मारना है, आपको पहले चीजें समझनी है कि किस तरीके से वहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया जा रहा है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग फॉस्फोरस इज द मोस्ट स्टेबल। देखो ये भी पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन आया और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर क्या है, दैट इज द ब्लैक फॉस्फोरस, क्योंकि रेड और व्हाइट क्या होते हैं, थोड़े से एक्सप्लोसिव होते हैं, जैसे कि मैच स्टिक में हम इनका यूज देखते हैं। बट ब्लैक फॉस्फोरस क्या है, थर्मोडायनेमिकली सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो ये आपको देखने को मिलता है। दैट मीन्स कि ये रिएक्ट नहीं करता है। अब आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही लाया गया है और ये वहां पे एक सिंगल लाइन लिखी हुई है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन डाला गया था। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे टू इमिसिबल लिक्विड्स आर सेपरेटेड बाय, तो किस तरीके से हम दो लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। इमिसिबल का मतलब है कि वो आपस में चीजें क्या है, मिक्स नहीं हो रही हैं। तो
दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द जर्नल केमिस्ट्री की अगर दो चीजें आपस में मिक्स नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं, किस चीज का यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल का, क्योंकि वहां पे लेयर्स बन जाती हैं जैसे ऑयल और वाटर है, तो जब वो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि लेयर बनेगी, फिर क्या करेंगे सेपरेटिंग फनल से हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे डालने का मेन मोटिव यही था कि आप क्वेश्चन को एनालाइज कर पाएं कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक, सो दिस इज अ सेपरेटिंग फनल। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से देखे हैं और यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि इसमें से कौन सा एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड नहीं है, तो मैं कहूंगी यहाँ पे कि ग्रिग्नर रिएजेंट नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में कार्बन के साथ कार्बन का होना जो है वो बहुत जरूरी है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं ग्रिग्नर रिएजेंट में तो यहाँ पे RMgX जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो इस तरीके से which of the following is not considered as the organometallic compound। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड में क्या होता है, RMgX हमारे पास होता है, R जो है वो आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, बट सिस प्लेटिन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है वो प्लेटिनम आपकी प्रेजेंट होती है, तो कार्बन वहां पे नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आंसर नहीं है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि प्लैटिनम के केस में यहाँ पे सिस प्लैटिन में आप देख सकते हो कि प्लैटिनम आपके पास प्रेजेंट है, फेरोसिन में 2 जो है वो आपके पास पेंटागन रिंग्स होती हैं और साथ में आयरन के साथ ये बॉन्ड बनाता है। जीसी सॉल्ट में भी आप देख सकते हो प्लैटिनम के साथ ही कॉम्बिनेशन होता है और यहाँ पे क्या होता है CH3 RMgX जो है वो आपके पास प्रेजेंट होता है। तो आप देख सकते हो कि सिस प्लैटिन में क्या है, कोई भी कार्बन प्रेजेंट नहीं है, दैट इज वाई वो आपका एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक, और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज डाइपोल मोमेंट मोर देन 0। तो ये 2020 में क्वेश्चन आया था और ये केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन लिया गया है जहां पे हम डाइपोल मोमेंट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, वाटर है, क्योंकि वाटर जो है उसके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, बेंड स्ट्रक्चर जो है वो उसके पास देखने को मिलता है। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है वो 0 तो बिल्कुल भी नहीं होती है, इवन ज्यादा ही होती है। और नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 के आसपास। मीथेन में जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपका देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट 0 के। और कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी क्या होता है आपके पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे भी चीजें एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट जो है वो 0 आता है। तो जब तक आपको शेप या ज्योमेट्री के बारे में पता नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वॉस्पर थ्योरी, वीबीटी थ्योरी, बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में इन कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट है आपके पास Which of the following has maximum number of unpaired electrons। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो 2018 में भी देखा गया है, 2020 में भी देखा गया है, सिर्फ हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट कर दिए थे। तो ये जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन डाला जाता है और हमेशा ये क्वेश्चन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही आता है। या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेंगे या तो मैग्नेटिक बिहेवियर पूछ लेंगे, तो वो भी तभी निकलेगा ना जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का यहाँ पे पता होगा। तो यहाँ पे सही आंसर है आयरन 2 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है आयरन की 3d6 4s2। तो 2 पॉजिटिव था, जब आपने 2 पॉजिटिव को रिमूव कर दिया तो आपके पास सिंपल कितने बचे 3d6, और जब आप इसे करोगे ऑर्बिटल्स में फिल 1 2 3 4 एंड 5 और 6 आपका यहाँ पे आएगा, तो 4 क्या बच जाएंगे आपके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन आपके पास देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं वेनेडियम 3 पॉजिटिव की तो 23 होता है वेनेडियम का, यहाँ पे आ जाएगा 3d3 4s2 आ जाएगा, 3 निकालने, 2 यहाँ से निकले 1 यहाँ से निकला 3d2, तो मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके पास प्रेजेंट होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि अमंग द ऑप्शन सबसे ज्यादा हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, कलर के ऊपर, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिलता है। क्लियर, नेक्स्ट है आपके पास, देखो अब ये क्वेश्चन जो है ये भी पीरियोडिक टेबल से ही आप कह सकते हैं, जहां पे हम एनहाइड्राइड को निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पे किसका एनहाइड्राइड पूछा गया है, निट्रस एसिड का, दैट इज HNO2। तो एनहाइड्राइड निकालने का मतलब क्या है कि माइनस कर दो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप इसमें से
वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करोगे तो पहले इक्वेशन को बैलेंस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बन जाएगा H2N2O4। अब इसमें से करो वाटर को माइनस, तो H2 से H2 कैंसिल, N2 एज इट इज, यहाँ पे एक ऑक्सीजन चला गया तो N2O3 जो है वो आपके पास रहेगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। मैं ऑलरेडी जो है सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो यूट्यूब पे डलवा चुकी हूँ, आप वहां पे उन क्वेश्चंस को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। बट दिस इज जस्ट फॉर द एनालिसिस कि किस लेवल तक जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सो व्हाट यू कैन सी हियर, इतनी ज्यादा केमिकल रिएक्शन नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं, सिर्फ एक कंसेप्ट है कि आपको किस तरीके से एनहाइड्राइड फाइंड आउट करना है। अभी आपको निट्रिस दिया, हो सकता है कल को आपको निट्रिक दे दे, कार्बोनिक दे दे या सल्फ्यूरिक एसिड दे दे, तो उसमें से क्या है, वाटर को माइनस करना है, इक्वेशन बैलेंस करो और वाटर को माइनस कर दो। ठीक, सो कंसेप्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एनसीईआरटीज आर द बेस्ट। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अभी देखो मेटलर्जी से क्वेश्चन आया है। अब पीछे जो क्वेश्चंस थे ना वहां पे आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से, फिर केमिकल बॉन्डिंग से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से भी एक, मतलब हर पेपर में एक या दो तो वहां पे भी नहीं आए हैं, और मेटलर्जी में भी एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जैसे ये क्वेश्चन था, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना इनटू एनहाइड्रस एल्यूमिना इज नॉन एज द, तो मैं इसे कहूंगी क्या होता है, कैल्सिनेशन जो है वो वहां पे यूज करी जाती है। रोस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो रोस्टिंग क्या होता है, जो सल्फाइड ओर्स की प्योरिफिकेशन के लिए की जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। कैल्सिनेशन कार्बोनेटेड ओर्स के लिए की जाती है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। स्मेल्टिंग जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में वहां पे होती है और आपको रिडक्शन या ऑक्सीडेशन जैसी प्रोसेस जो है वो वहां पे देखने को मिलती है। सो इस तरीके से मेटलर्जी में, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इनके ऊपर ही क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन फिर से जो है वो किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। सो इस क्वेश्चन से आप देख सकते हो कि ऑक्सो एसिड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब तक आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे था आपके पास साइक्लोमेटाफॉस्फोरिक एसिड। सो यहाँ पे ऑप्शन डी +5 जो है वो बिल्कुल सही है, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे कितने फॉस्फोरस है, 1 2 3, तो 3 आपके पास फॉस्फोरस हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और हाइड्रोजन 1 2 3 जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है। तो आप आसानी से जो है वो यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 18 - 3 जो है वो हमारे पास 15, और यहाँ पे आ जाएगा +5, दैट इज 5 जो है वो आपके पास आंसर रह जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following has maximum number of unpaired electrons? देखो फिर से क्वेश्चन आ गया ना, और ये क्वेश्चन जो है वो सेम था जैसे हमने पहले किया। डिफरेंस पता क्या था, ये 2018 में भी पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है, एंड देखो रिपीटेड है क्वेश्चन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आपने डेफिनेटली सॉल्व करके जाना है, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस आपकी वहां पे बनी रहे। सो यहाँ पे भी सही आंसर क्या है हमारे पास, दैट इज Rn2 पॉजिटिव इज द राइट आंसर। क्लियर। अब इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करूं, जैसे शेप्स के ऊपर क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है। दिस इज अगेन फ्रॉम द वर्सपर थ्योरी एंड वीबीटी थ्योरी। सो जैसे XeF2 था, तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवेलेंट आयंस कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे जो है कितने बॉन्ड्स बनने चाहिए थे, 5 बॉन्ड्स बनने चाहिए थे, बट आपके पास कितने फ्लोरीन प्रेजेंट है, सिर्फ 2 ही प्रेजेंट है। तो उससे क्या हो जाएगा, जीनन F, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 3 लोन पेयर्स जो हैं वो आपके पास देखने को मिलेंगे। सो ये क्या बन जाएगी, आपकी लीनियर शेप जो है उसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। सो ये कैसे पता चला, जब तक आपको वर्सपर थ्योरी के बारे में नहीं पता है, आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक, क्योंकि इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वहां पे बॉन्ड एंगल्स को देखते हैं, शेप को स्टडी करते हैं। सो दीज पॉइंट्स आर द डिफरेंट। ठीक, नेक्स्ट है जैसे कॉपर इज रिफाइंड बाय। देखो मैंने कहा था ना मेटलर्जी से कैसा क्वेश्चन आता है कि कोई भी एलिमेंट दिया होगा और पूछा होगा कि कैसे प्योरीफाई करते हैं। सो यहाँ पे भी डायरेक्ट है कि इसे प्योरीफाई किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से जो है एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन करवाई जाती है और कॉपर को वहां पे प्योरीफाई किया जाता है। ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, द नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हिच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन इज नॉन एज। अब ये भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से है, क्योंकि वहां पे हम जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है,
तो कोई भी ये पूछ रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू दी मेटल। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, एक हमारे पास मेटल होता है और साइड में हमारे पास क्या लगे होते हैं, लिगेंड्स लगे होते हैं, जो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन का क्या करते हैं, काम करते हैं। अब वो कह रहा है कि किसी भी मेटल के साइड में कितने लिगेंड्स लगे हैं वो हमें किस बारे में बताते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जो है वो बताते हैं। दिस इज होल इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसकी निकाल सकते हैं, वैलेंसी जो है वो डिफरेंट चीज होती है, वहां पे मेटल की वैलेंसी को हम फाइंड आउट करते हैं। सो इस तरीके से आप देख लो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डायरेक्ट क्वेश्चन है, या फिर इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर आ सकता है तो चिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, या फिर वो लिगेंड्स के बारे में पूछ लेते हैं कि मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है या पॉली एम्बीडेंटेट है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वीक फील्ड लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के ऊपर, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी के ऊपर। क्लियर? तो ये मेन पॉइंट्स हैं, छोटा सा चैप्टर है, आराम से एक बार स्टडी करोगे तो इजीली समझ में आ जाता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट, सो ये चीजें थी। सो अगर मैं कहूं कि आपने क्या सीखा है इस सेशन से, तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है, कंसेप्ट सीखो। जब कंसेप्ट सीख लिया है तो उसे लिखो बार बार। जब आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है लिख लिख के, आप क्या करना है, उस कंसेप्ट को अप्लाई करो, कंसेप्ट लगाओ और क्वेश्चंस को क्या करो, सॉल्व करो। तो सबसे छोटी चीज अगर मैं 2 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो, नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्लियर? और क्या चीजें आपको स्टडी करनी है, एनसीईआरटीज डेफिनेटली 2 बार तो आप उसको एटलीस्ट रिवाइज करके जाओ, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को जरूर एनालाइज करना है। ज्यादा से ज्यादा उनको जो है आप सॉल्व करने का ट्राई करें, मॉक टेस्ट जो हैं उनको थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करें। सो इससे क्या होता है, प्रैक्टिस होती है तो कॉन्फिडेंस आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू अप्रोच द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ सिविल स्टेप जो है, जैसे कि हमें पता है कि अब HPTGT कमीशन की नोटिफिकेशन आउट होने वाली है, एग्जाम तो डेफिनेटली जो है वो होगा ही होगा, तो इसीलिए दिस इज अ हाई टाइम फॉर बूस्ट अप योर प्रिपरेशन। सो सिविल स्टेप जो है वो आप लोगों के लिए अब लेके आया ऑफलाइन वो लाइव क्लासेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये चीज, क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट की जाएंगी, तो आप टीचर्स के साथ भी डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो। हर टीचर अपनी फील्ड में जो है वो एक्सपर्टाइज है। आप डेमो लेक्चर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारा स्टडी मटेरियल वहां पे डाला जाता है, आप वहां पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके का मटेरियल है वहां पे। सो रिमेंबर दिस थिंग कि 10th जुलाई 2023 से HPTGT कमीशन फॉर मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए ऑफलाइन और लाइव क्लासेस के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं। सो आप दिए गए नंबर पर, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, ये लिंक पर जाकर आप अपने आप को वहां पे एनरोल करवा सकते हो, ताकि आपकी क्लासेस जो हैं वो टाइमली स्टार्ट हो जाएं। क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट सब चीजें अप्लाई करवाई जाएंगी। आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे। सो डिटेल में यहाँ पे क्या है, आपको स्टडी करवाई जा सकती है। स्टडी मटेरियल के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, डेमो लेक्चर्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हो। एंड इफ देयर इज एनी क्यूरी रिलेटेड टू द HPTGT कमीशन एग्जाम, देन यू कैन कॉल आवर ऑफिशियल नंबर। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स दैट इज रिलेटेड टू द बैच। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, 10th जुलाई 2023 से आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से है, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे लोग वर्किंग भी होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो दिन में क्लासेस को ज्वाइन कर पाए। सो इनकी जो टाइमिंग रहेगी वो भी आपकी रहेगी 4 to 8 की जो है वो यहाँ पे आपको टाइमिंग रहेगी, जो आपके लिए सूटेबल है। आप आराम से जो है वो शाम को अपनी क्लासेस लगवा सकते हैं। सो आपको टाइम भी मिल जाएगा रिवाइज करने का, और फिर आप अपना घर का काम भी कर सकते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, जल्दी से जल्दी अपने आप को करवाइए एनरोल, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप चीजों को सीख सकें और अप्लाई कर सकें। ठीक? So this is all about how to approach the inorganic chemistry. I hope कि चीजें आपको क्लियर होगी। और if you like my session, then please like, share and subscribe. Thank you so much.